नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग हेलोएल्केन हेलोअरीन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले आप लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हैं। पार्ट 1 जनरल इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पार्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये लास्ट में पार्ट 4 आता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इस चैप्टर का कोर पार्ट है। मतलब हेलोएल्कीन की रिएक्शन कराएंगे आप और इस हेलोएल्कीन से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग इन केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको क्लासिफाई करके अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे को अच्छे से समझ में आती हैं, कन्वीनियंट तरीके से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग हेलोएल्केन हेलोअरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज ए, और इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक एक करके हम लोग सारी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहां। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में NSRB कह देते हैं। शॉर्ट में NSRB कह देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आता है मेरे पास सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, मैंने आपको ये जो नोट्स मैं बनवा रहा हूं आपको, ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप जेई मेंस और नीट और बोर्ड के लिए इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज, देखिए, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, और हम लोग यहां पे दो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट इज जिंक, और दूसरा रहेगा आपके पास सोडियम इन ड्राई ईथर। सारा कुछ हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई भी जल्दी नहीं है, मुझको कोई जल्दी नहीं है। भले ही इसका ये वीडियो 1.5 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। डिफिकल्टी कहाँ आती है? जहां आप इन चीजों को ब्रेक करते हो। आप लोग जल्दी पढ़ने के चक्कर में सीक्वेंस बिगाड़ देते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखो, ये कोई हाय तौबा, मतलब ऊधम करके पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तरीके से पढ़ने वाला है, बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है ये। मेरे पास फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डी, और इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC। अभी मैं एक एक करके सारे चार, इसके 4 पार्ट है। ऑल 4 पार्ट शुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल्ड मैनर। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हेलोएल्कीन की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, 4 तरह की, और हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस ए के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है ए, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हेलोएल्केन यही NSR शो करने वाली है। ज्यादातर केस में, मोस्ट ऑफन हेलोएल्केन के साथ अगर किसी की रिएक्शन होगी तो हेलोएल्केन उसमें NSR रिएक्शन शो करेगा। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि NSR क्या होता है, बताइए। तो NSR का लिटरली जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, NSR का मतलब होता है, देखना, मैं आपको पहले बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल will attack on nucleophile will attack on nucleophile and takes its position, takes its position। क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा,
हमेशा याद रखना, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ी हुई है कि जो रिएक्टिव पार्ट होता है दैट अटैक ऑन द लेस रिएक्टिव पार्ट एंड टेक इट पोजीशन, वही सेम चीज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, दैट न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड टेक्स इट पोजीशन, तो हम लोग उसको बोलते हैं एनएसआर। अब मैं आपको सिंपल एक जनरल रिएक्शन से आपको बता दूं। देखिए, हम लोग हेलो एल्केन को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज हेलो एल्केन, ये है मेरे पास हेलो एल्केन, यहां पर आर क्या है, कार्बन एटम, और ये है हेलोजन एटम। हम लोग जानते हैं हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, आर पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये एक पार्शियली पोलर कंपाउंड है हेलो एल्केन्स, ठीक है। और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी रिएजेंट के साथ में, बहुत ध्यान से देखिए, बेसिक चीजें चल रही हैं अभी। मैंने इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, रिएजेंट के साथ। और हम लोग जानते हैं रिएजेंट के दो पार्ट हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अनदर इज न्यूक्लियोफाइल। अब समझिए, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो कमी किसकी है, प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज न्यूक्लियोफाइल, जिसकी कमी होगी वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, और इसको हम लोग NU नेगेटिव से दिखाते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव से दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है आपको। अब जैसा कि मैंने बताया कि हेलो एल्केन के केस में क्या होगा, रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना है, जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए समझ लो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, देखो आर के साथ क्या जुड़ जाएगा, आर के साथ नया वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये जो एक्स नेगेटिव हटा है ये हमारे इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे। ये मिल जाएगा साइड प्रोडक्ट, देखिए दिस इज साइड प्रोडक्ट एंड दिस इज मेन प्रोडक्ट, दिस इज मेन प्रोडक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इन एनएसआर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट्स पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं एनएसआर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें यहां पर एनएसआर के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने एक जनरल रिएक्शन बताई थी एनएसआर की। हम लोग जानते हैं कि हमें मैकेनिज्म भी पढ़नी है यहाँ पर, क्योंकि मैकेनिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो हम लोग पहले इसकी एनएसआर की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर की बात करता हूं। देखिए, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा मैकेनिज्म का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बिहाइंड द सीन कैसे चल रही होगी, स्टेप। अभी तो मैंने देखा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पर, लेकिन जब हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो देखिए आप लोग, मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर की बेसिस पर हम लोग इस रिएक्शन को, इस मैकेनिज्म को दो पार्ट में बांट लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। समझना पहले, मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर दो तरीके की है। एक आती है SN1, SN1, और एक आती है SN2। एक है SN1 और एक है SN2। बहुत ध्यान से देखिएगा, SN1 को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 1। अच्छा, 1 क्या है यहां पर, ये 1 एक्चुअली यहां पे इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी थोड़ी देर यहां भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। और बेटा इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2।
अब समझिए इसको। अच्छा, हमने अभी तो पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। एक ही बात है उसकी। SN1 को जस्टिफाई कर पाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखकर, है ना। बात एक ही है, चाहे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलें चाहे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलें, एक ही बात है। अब समझिए, यहां पर मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूं स्टेप बाय स्टेप, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हमने एक जनरल रिएक्शन अभी पढ़ी हुई है, यहां पर मैं बात करता हूं स्टेप 1 की। स्टेप 1 देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जो स्टेप 1 बनता है, देखना मेरे पास एक हेलो एल्केन है, मैं उस हेलो एल्केन को देखिए ऐसे लिखूंगा। हेलो एल्केन में इस वाले कार्बन एटम से चारों ग्रुप हमने डिफरेंट जोड़ दिए और यहां पर ये हैलोजन। देखिए ध्यान से, इस वाले कार्बन एटम से देखो, एक ए जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है, डी, अच्छा सी इसीलिए नहीं जुड़ा क्योंकि सी और सी एक जैसे दिखते, और यहां पर ये हैलोजन एटम। तो यहां पर देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है उस पर मैंने स्टार लगा दिया, मतलब दिस कार्बन एटम इज किरल कार्बन, मतलब ये किरल मॉलिक्यूल है। किरल मॉलिक्यूल का मतलब कि ये हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब यहां से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़ रहे हैं, ये हमको दिख रहा है यहाँ। तो पहला स्टेप जो आता है हमारा SN1 रिएक्शन में, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है। SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप आता है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, एंड दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, और हम जानते हैं कि अगर किसी मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप आते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। और मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है दैट इज कंसीडर्ड फॉर केमिकल काइनेटिक स्टडी, ठीक है। या रेट ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए हम उसी एक स्लो स्टेप को स्टडी करते हैं। अब समझिए, हमें ये पता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है क्योंकि यहाँ कार्बन के ऊपर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, देखिए दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। तो आपके पास यहां पर एक इंटरमीडिएट मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। हट के आ गया यहां से एक्स नेगेटिव हट गया। पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? इस कार्बन एटम से चारों बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। देखिए, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अच्छा, sp3 की शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ये देखिए, sp3 की शेप है टेट्राहेड्रल। अब क्या आप मुझे यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। sp2 की शेप क्या आ गई? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये मेरे पास शेप आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? अच्छा, ये बन गया है मेरे पास इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? देखिए, किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है रिएजेंट, तो सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो अभी आपके पास ये इंटरमीडिएट बना है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस इज कार्बोकैटायन। दिस इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, ठीक है, यहां तक याद रखिए। अच्छा, जब कभी भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो आप उसको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन को कोशिश करेंगे 2 डिग्री बनाने की, 2 डिग्री को कोशिश करेंगे 3 डिग्री बनाने की। कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट बन गया है तो आपको रीअरेंज करना ही पड़ेगा। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से। ये आ गया पहला स्टेप। नाउ कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है? देखिए, स्टेप 2 आता है आपके पास, स्टेप 2 है, देखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आपके पास जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट क्या मिला है आपको? आपको इंटरमीडिएट मिला है कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा? अब न्यूक्लियोफाइल, जो आपने रिएजेंट यूज किया है। देखो, मेरे पास ये कार्बोकैटायन है ए, यहां पर बी, यहां पर डी, और ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से आया है? रिएजेंट से आया है, और ये फास्ट स्टेप है। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप है तो जो स्लो स्टेप होता है, दैट स्लो स्टेप इज कंसीडर्ड फॉर केमिकल काइनेटिक स्टडी, ठीक है जी। तो यहां ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, इंटरमीडिएट कैसा है? यहां पर इंटरमीडिएट है ट्राइगोनल प्लेनर,
प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मिली है आपको, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल देखना, आने वाला न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और बैक साइड से भी, यहां से भी अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। 50% चांस है कि ऊपर से अटैक करे, और 50% चांस है कि बैक साइड से अटैक करे। तो यहां आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, ये मेरे पास कार्बन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और न्यूक्लियोफाइल अगर आगे से अटैक करने वाला है तो देखिए मैं उसके बॉन्ड को ऐसे दिखाऊंगा। मैं उस बॉन्ड को डार्क लाइन से ऐसे दिखाऊंगा। आप लोगों ने वेज एंड डेज वाला फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन देखा ही है। मैं यहां न्यूक्लियोफाइल को ऐसे जोड़ूंगा, देखिए, और यहां जोड़ दूंगा न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऐसे ही, अच्छा, 50% चांस है कि वो ऐसे जुड़ेगा, और 50% चांस है कि वो बैकडोर से जुड़ेगा, मतलब बिहाइंड द प्लेन जुड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, देखिए, ये मैंने कर दिया यहां, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको हटा देता हूं मेरे पास, और 50% चांस क्या है कि 50% चांस है कि ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ जाए। तो देखिए मैं ऐसे कर देता हूं इसको, दिस इज कार्बन ए, दिस इज बी, दिस इज डी, और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ेगा तो मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, देखिए, और यहां जोड़ दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल। तो देखना, एक बहुत बात ध्यान ध्यान से सुनिए इस बात को। SN1 रिएक्शन जो है, दैट इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों है, देखो, जब मैं इसके लिए SN1 रिएक्शन के लिए, मैं इसको हटा देता हूं अभी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग SN2 की बात कर लेंगे। अगर मैं यहां रेट लॉ लिखता हूं, देखिए, तो R इज इक्वल टू के, और यहां पर आ जाएगा सबस्ट्रेट की पावर 1, और सबस्ट्रेट क्या है यहां पर, सबस्ट्रेट है हेलो एल्केन। तो यहां आप देख पा रहे हैं रेट लॉ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, रेट लॉ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है 1, इसीलिए हम इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, इसीलिए बोलते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं स्लो स्टेप में केवल एक सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि स्लो स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए, यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, 50% चांस है कि वो फ्रंट साइड से अटैक करे, और 50% चांस है कि वो बैक साइड से करे। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि वो फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये बन गया डी आइसोमर, दिस इज डी आइसोमर, और बैक साइड से कर रहा है तो मान लीजिए बन रहा है एल आइसोमर। अच्छा, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको एल लिख दें, इसको डी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोडक्ट आपको मिला है, उसमें 50% डी मिला है आपको, और 50% एल मिला है आपको। इस तरह का जो रेसिम, इस तरह का जो मिक्सचर आपको मिलता है, क्योंकि आधा सॉल्यूशन तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और आधा सॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, दैट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हम रेसेमिक मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। आपके यहां पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेसेमिक मिक्सचर। हम लोग सारे पॉइंट लिखेंगे अभी। अभी मैं इस मैकेनिज्म को दोबारा से आपको बता देता हूं। पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, तो हमने C और हेलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, तो आपके पास इंटरमीडिएट मिल गया कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो 50% चांस है कि वो डी आइसोमर बना दे, और 50% चांस है कि वो एल आइसोमर बना दे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इस तरह के प्रोडक्ट मिक्सचर को कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, मतलब उसके पास किरल कार्बन नहीं है, तो क्या होगा, यहां पर भी आपको डी और एल आइसोमर नहीं मिलेंगे, फिर तो सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, वहां पे डी और एल की तो कोई बात होगी नहीं। अगर रिएक्टेंट ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट भी कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
बात आ रही है समझ में? अब मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं वो मैं सब आपको यहां स्लाइड में एक एक करके समझा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं, देखिए नोट, और ये लिखा मैंने फर्स्ट पॉइंट। देखिए, तो स्लो स्टेप में रेट लॉ क्या बनकर आ रहा है, R इज इक्वल टू के, और यहां पर हेलो एल्केन की पावर 1। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन concentration of nucleophile is doubled, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, देन what will be effect on rate of reaction, what will be the effect on rate of reaction। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। SN1 रिएक्शन में अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल, आप मुझे बताइए क्या रेट लॉ में आपको कहीं भी न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी हमें न्यूक्लियोफाइल दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम। क्या आंसर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करता ही नहीं है, रेट लॉ हमारे पास है, लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पहला। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर। देखिए, हमें ये पता है यहां पर इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहा है SN1 में, SN1 में आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहा है उसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। उसका नाम है कार्बोकेटाइन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो GOC में आती है 11th क्लास में, देखिए कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है अगर वो कार्बोकेटाइन है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए मेरे पास इस तरह से ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मेरे पास है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मेरे पास है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखिए, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप मुझे बताइए इन इंटरमीडिएट में से, इन कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमको क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बोकेटाइन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए जो मैं बच्चों को GOC में बताता हूं, आपने हो सकता है कुछ और पढ़ा हो। तो देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सभी इंटरमीडिएट के लिए बात हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब इंटरमीडिएट के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो चार्ज कैसा होना चाहिए, वो चार्ज कम होना चाहिए, वो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप खुद देखिए यहां कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या आ रहा है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, देखिए कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। अब देखिए यहां इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए देखो 3 R ग्रुप लगे हुए हैं। R का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहां पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसका मतलब 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, 3 तरफ से। यहां पर केवल 2 तरफ से, यहां पर केवल 1 तरफ से। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है, 3 डिग्री पे। तो दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल। और सबसे लेस स्टेबल कौन सा हो गया, लीस्ट स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो याद रखिए कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। अब मैं यहां पर देखिए, यहां पर लिख देता हूं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैं ऐसे लिख दूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री।
अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, दिस इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। कौन से हेलो एल्केन SN1 में ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे? देखिए मैंने अपने इन नोट्स में एक्चुअली सारे क्वेश्चंस भी इनबिल्ट कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। आप जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इन नोट्स में या थ्योरी में कर चुके हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन की बात देखूं तो अब एक बेसिक पॉइंट समझिए दोबारा से। यहाँ देखो हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट चेंज होता है इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट चेंज होता है प्रोडक्ट में। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, RIP, रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब समझना जरा, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। अच्छा, अगर प्रोडक्ट जल्दी बनेगा इसका मतलब रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक थंब रूल है ये, रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। चलिए अब यहां पर आपको पता चल गया कि कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। तो इसका मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव हेलो एल्केन। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 डिग्री हेलो एल्केन विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, देन 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सी होगी, 1 डिग्री होगी। तो ये 4 पॉइंट हमको SN1 रिएक्शन में इंपॉर्टेंट समझ में आ गए। अब अगला पॉइंट देखिए, मैं यही लिख देता हूं 5th पॉइंट, इसको छोटा कर देता हूं और इसको साइड में। चलिए और मैं यहां लिख देता हूं 5th पॉइंट। 5th पॉइंट देखिए, अब यहां पर हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लें, प्रोडक्ट की। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 50% D और 50% L। ऐसा प्रोडक्ट मिक्सचर जिसमें, देखना ध्यान से, अब डेफिनेशन आती है यहां पर, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन। एक्सटर्नल कैंसिलेशन की वजह से ये जो मिक्सचर है, प्रोडक्ट मिक्सचर, ये कैसा बन गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। अब 5 इंपोर्टेंट पॉइंट बताएंगे, पांचों पॉइंट MCQ में या असर्शन रीजन में या आपसे 1-1 मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। SN1 में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, NCERT एक्सरसाइज में है, आपको कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 और SN2। तो उसके लिए पहले हम SN2 पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इन दोनों के मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ये था SN1। नेक्स्ट में आता हूं अब SN2 पर। देखिए SN2 को क्या लिख रहे हैं हम, सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2, SN2, क्योंकि यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल कर आएगा। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए SN2 की मैकेनिज्म, अच्छा देखिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द स्टीरियो केमिस्ट्री या डिस्कस द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। तो आपको वहां पर SN1 और SN2 को कंपैरिजन करके बता देना है। आएगा ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स, आई थिंक 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मैकेनिज्म देखो इसकी, मेरे पास सबस्ट्रेट है कुछ ऐसा और यहां पर हेलोजन। हम लोग जानते हैं ये वाला कार्बन कैसा हो गया, किरल कार्बन। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव।
अगर किसी कंपाउंड में एक किरल कार्बन है दैट मीन दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किरल कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं अभी ये केस लेके चल रहा हूं कि ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन है मेरे पास। अब यहां क्या होता है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक ही स्टेप में। SN1 दो स्टेप में हो रही है और ये कंप्लीट हो रही है दो स्टेप सॉरी एक स्टेप में। SN1 दो स्टेप में होती है और SN2 सिंगल स्टेप में होती है। अब सिंगल स्टेप में हो रही है, इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक साथ होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वेट ही नहीं करेगा कि ये बॉन्ड पहले टूट जाए, ये वेट नहीं करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होने का वेट नहीं करेगा, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाएगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि यहां हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? बैक डोर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने से तो अटैक हो नहीं पाएगा। तो अब क्या होगा देखिए, अब यहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल पीछे पहुंच के अटैक करने, तो ये बी नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो डी इधर आ जाएगा। देखिए ये डी इधर आ जाएगा, ये बी आ गया और यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैच हो गया। लेकिन अभी एक बात क्या याद रखनी है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो अभी बॉन्ड टूटा नहीं है और अभी बॉन्ड बना नहीं है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच की जो स्टेट आती है उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हम लोग इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। हमने देखा था SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन। यहां पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। देखिए यहां पर इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें वैलेंसी कितनी आ रही है कार्बन की? ये वैलेंसी आ रही है 5। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे? दिस इज पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत अनस्टेबल है ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन यहां पर कितनी आ रही है वैलेंसी? 5। दैट मीन्स दिस ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। अब एक चीज देखिए, यहां पर ए, ये बी और ये डी, ये डेफिनेटली क्या होंगे? ये एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे इस ट्रांजिशन स्टेट पर वेट उतना ही ज्यादा होगा, मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और ये R1 R2 R3 जितने छोटे होंगे, इस कार्बन के ऊपर लोड उतना कम आएगा, मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे हम लोग इसको, इस बात को आगे यूज करेंगे। अभी क्या होगा कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो तुरंत क्या होगा देखिए, जैसे ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ, डी यहां पहुंच जाएगा। देखिए ये डी यहां पहुंच गया, बी यहां आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया यहां, और ए यहां पर था। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, एक्स जुड़ा हुआ है राइट हैंड साइड पर, देखिए, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब समझिए जरा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डी आइसोमर होता तो आप मुझे बताइए ये क्या होता? ये होता डेफिनेटली एल आइसोमर। और अगर वो एल आइसोमर होता तो ये क्या बनता? डी आइसोमर। तो इस तरह का जो कन्वर्जन, जो इन्वर्जन आपको देखने को मिला है, एक साइंटिस्ट ने इसको बताया हमें, दैट साइंटिस्ट इज वाल्डन, और इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्वेश्चन क्या आता है कि वाल्डन इन्वर्जन इज अकर्ड इन SN1 SN2, तो याद रखिएगा SN2 मैकेनिज्म में होता है। डी आइसोमर क्या बन जाएगा? एल। और अगर ये एल होगा तो ये क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। अब मैंने आपको जो कुछ बोला है वो सब मैं आपको नोट में यहां पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं। देखिए अगला पॉइंट, यहां पे मैं लिखता हूं नोट। नोट में पहला पॉइंट देखिए, यहां पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। रिएक्शन कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप्स, सिंगल स्टेप। और अगर मैं इसके, अब देखिए सिंगल स्टेप है तो वही स्लो होगा वही फास्ट होगा। तो अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं तो R बराबर K, सबस्ट्रेट कौन है?
हेलो एल्किन, हेलो एल्किन, और मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल आ गया। देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। और यहां पर दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, याद रखिएगा। SN1 थी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और ये बनती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहां पर अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं SN2 में, तो इन SN2 इंटरमीडिएट क्या बनता है बताइए, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट और पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं, यहां स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ट्रांजिशन स्टेट पर पहले से ही लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पेंटावेलेंट है। कार्बन की वैलेंसी होती 4 है, लेकिन आ कितनी रही है, 5। तो जो A, B और C ग्रुप जुड़े हुए हैं, A, B और D ग्रुप, ये छोटे से छोटे होंगे तो लोड कम से कम आएगा कार्बन पर, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 1 डिग्री इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल है, एंड दिस 1 डिग्री इज द मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव होता है। तो यहां पर मैं 4th पॉइंट में लिख देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन क्या आएगी निकल के, देखिए 1 डिग्री हेलो एल्केन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर लूं यहां, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए एग्जाम में अगर कंपेयर द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2 आ जाए, तो पेज में पीछे वर्टिकल लाइन खींचिए, एक तरफ SN1 बनाइए और एक तरफ SN2 बनाइए। तो प्रोडक्ट की अगर बात करूं, तो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वाल्डन इन्वर्जन, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू वाल्डन इन्वर्जन, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, जबकि SN1 में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसा मिल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है। बात आ रही है समझ में। तो 5 पॉइंट इसके इंपोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको यहां पर करा दिए। अभी तो मैंने आपको केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई है। अब हम लोग वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हेलो एल्केन NSR मैकेनिज्म शो करता है। तो ये लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल होंगे। फिर हम लोग B कैटेगरी पर आएंगे, एलिमिनेशन, फिर आएंगे C पर, फिर आएंगे D पर। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी रहने वाला है, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए SN1 SN2 पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे आपकी NCERT एक्सरसाइज का है एग्जाम्पल 10.6, इसको देखिए जरा, ये क्या कह रहा है। ये 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इसमें से आपसे पूछा है विच वन विल शो फास्टर SN2, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन को फास्टर शो करेगा। तो हमें ये पता है, देखिए SN2 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर आता है वो इस तरह से है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा करेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि आप इसमें कार्बन की, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री पता कर लीजिए। देखो ये कार्बन मेरे लिए क्या है, अल्फा। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, देखिए इस वाले कार्बन से डायरेक्टली एक जुड़ रहा है, दिस इज 1 डिग्री। अब यहां आ जाइए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन क्या बन गया, अल्फा। इस अल्फा से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, 2, तो ये बन गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। हमें ये पता है SN2 के लिए 1 डिग्री इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो हम लोग इस पर टिक कर देंगे, दिस कंपाउंड इज विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस पर आ जाइए, इसी का सेकेंड पार्ट है ये। देखिए यहां पर आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, 1, 1 डिग्री। सेम चीज यहां जाइए, ये कार्बन एटम, ये अल्फा, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, ये भी 1 डिग्री। अब एक चीज देखिए, यहां कार्बन की डिग्री सेम आ रही है, डिग्री सेम आ रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग साइज ऑफ हेलोजन एटम को देखेंगे। अगर साइज ऑफ हेलोजन एटम ज्यादा है
जैसे साइज ऑफ आई यहां पर क्या है, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ क्लोरीन, साइज ऑफ क्लोरीन से ज्यादा है आयोडीन का साइज, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो आयोडो एल्कीन है, इट विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन एंड फास्टर SN1 रिएक्शन ऑल्सो। SN2 भी यही फास्टर रिएक्शन शो करेगा और SN2 भी यही शो करेगा। बात आ रही है समझ में? अगर डिग्री सेम है तो आप फिर साइज ऑफ हेलोजन एटम पर जाइए, और हेलोजन एटम का साइज बड़ा होगा, जैसे कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई एज कंपेरिजन टू कार्बन और क्लोरीन, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो ये SN1 में भी जल्दी टूट जाएगी, SN2 में भी जल्दी से टूट जाएगी। बात आ रही है समझ में? ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.9 है। इसको देखिए, यहां पर CH3Br और ये है CH3I। देखिए ये अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से यहां भी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है और यहां भी कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, दैट मीन दिस इज सुपर 1 डिग्री कार्बन, ये भी सुपर 1 डिग्री। दोनों कार्बन की डिग्री सेम आ रही है। यहां पर आयोडीन है, यहां पे ब्रोमीन है, तो अब याद रखना SN2 भी यही वाला शो करेगा और SN1 भी यही वाला फास्टर शो करेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां कार्बन एटम से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखो 3 मिथाइल ग्रुप, और यहां पर जुड़े हुए हैं ये अल्फा कार्बन, इसकी डिग्री 1 है या सुपर 1 डिग्री है ये, और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं, 3, दिस इज 3 डिग्री। हम लोग जानते हैं SN2 ऑर्डर क्या आता है, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा है, इट विल शो फास्टर SN2। और अगर आपसे SN1 पूछा जाएगा तो फास्टर SN1 कौन शो करेगा, ये 3 डिग्री वाला शो करेगा। तो SN1 और SN2 कौन ज्यादा शो करेंगे, इस पर भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा आप। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ NSR, मतलब वो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें NSR रिएक्शन शो होती है। चलिए, तो मैं आपको देखिए एग्जाम्पल ऑफ NSR में सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहां भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्केन। आप याद करो जरा, जब हमने GMP स्टार्ट करी थी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हमने एल्केन से ही हेलो एल्केन बनाया था। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यहां भी हम हेलो एल्केन से सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एल्केन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे पास ये एक हेलो एल्केन है, दिस इज हेलो एल्केन, ठीक है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और मुझे इससे एल्केन बनाना है। एल्केन का मतलब होता है X को हटा के क्या लगा दूं, H लगा दूं। और हम ये जानते हैं कि हेलो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, NSR। तो मेरे लिए यहां पे डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल H माइनस होना चाहिए, तभी तो ये H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां जुड़ जाएगा। तो ये H माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, H माइनस को हम बोलते हैं हाइड्राइड। और हाइड्राइड कंटेनिंग कंपाउंड 2 मिलेंगे आपको, या तो मिलेगा आपको LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और या आपको मिलेगा सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करने का काम। या तो आपको मिलेंगे LiAlH4 या आपको मिलेंगे NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड। याद रखिएगा, अगर आपको हेलो एल्केन दे रखा है और एल्केन बनाना है तो सिंपली आपको रिडक्शन करना है एक्चुअली इसका। तो रिडक्शन करने के लिए 2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर है आपके पास या सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड क्या करेगा, विल अटैक ऑन दिस हेलाइड एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए फाइनल प्रोडक्ट एल्केन आपको मिल रहा है। तो एग्जाम्पल था ये NSR का पहला एग्जाम्पल, हेलो एल्केन से एल्केन बना दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, इसी में कर देता हूं, नहीं नेक्स्ट ले लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं सेकंड। देखिए अब हम लोग बनाते हैं, एक मिनट, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। हेलो एल्कीन से अगर हमें एल्कीन बनानी है, एल्कीन, तो हम NSR रिएक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, मेरे पास एक हेलो एल्कीन आ गई, देखो ये
और ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक हेलो एल्कीन है। मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, अगर कॉमन नेम देना हो तो, अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं। बेटा इसका नाम है एलाइल क्लोराइड। इट्स नेम इज एलाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम देना हो तो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम है बेटा 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और मैं इसको हेलो एल्कीन बोल सकता हूं सिंपली। अब देखिए जरा, मुझे यहां इस Cl को हटाना है, देखना ध्यान से, और मुझे यहां पर एल्कीन बनानी है। देखिए तो मैं क्या करता हूं, यहां पर Cl हटा के R लगा देता हूं। R, R क्या है, कोई भी कार्बन एटम, एल्काइल ग्रुप है ये। तो मुझे एक्चुअली यहां पर R माइनस न्यूक्लियोफाइल लेना है, जो इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा यहाँ। तो ये R माइनस मुझे कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूं, जब भी H माइनस अगर आपको चाहिए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। R माइनस चाहिए तो याद रखिएगा RMgX, इसे कहते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर के ऊपर क्या आता है यहाँ पर माइनस, Mg के ऊपर +2, X के ऊपर माइनस। तो ये जो R माइनस है, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। मतलब आपके पास जो हेलो एल्कीन थी वो छोटी थी, आपको बड़ी एल्कीन चाहिए, तो आप इस वाली रिएक्शन को यूज कर सकते हो। तो देख लीजिए, हमने पहले हेलो एल्कीन से क्या बनाया, एल्कीन। फिर सेकंड मेथड में हेलो एल्कीन से क्या बना रहे हैं, एल्कीन, डिजायर्ड एल्कीन, अपनी मर्जी वाली एल्कीन बना रहे हैं। अगला देखिए, थर्ड, सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। सिंथेसिस ऑफ एल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। सिंथेसिस ऑफ एल्काइन, देखिएगा ध्यान से, मैंने यहां पर एक एल्काइन ले ली, दिस इज इथाइन। ये एक एल्काइन है मेरे पास, इथाइन। अच्छा, हम लोग जानते हैं एल्काइन में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये वाला। इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp, और sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 3.25। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, दिस वन, दिस हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक हाइड्रोजन एटम। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्टली sp कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एल्काइन में जुड़ा होता है, तो ये वाला कार्बन एटम एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसी मेटल के साथ, जैसे सोडियम के साथ, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए मुझे मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर Na, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं इसको, सोडियम इथाइनाइड को, ठीक है। अब इस सोडियम इथाइनाइड की रिएक्शन देखिए, इस सोडियम इथाइनाइड की रिएक्शन अगर हम कर दें किसी हेलो एल्केन के साथ में, देखिए R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। हमें ये पता है हेलो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, NSR। तो देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियोफाइल। देखिए दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखिए आपको फाइनली मिलेगा R, और ये मिल गया C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H। आपको अपनी मनपसंद की डिजायर्ड एल्काइन मिल गई। आपके पास छोटी एल्काइन थी, आपने छोटी एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम के साथ, तो सॉल्ट बन गया। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, हेलो एल्कीन के साथ। हेलो एल्कीन ने कौन सी रिएक्शन शुरू करी, NSR, और आपको अपनी मर्जी की एल्काइन यहां पर मिल गई है। तो हमने देखिए सीक्वेंस फॉलो किया है, हेलो एल्कीन से एल्कीन, हेलो एल्कीन से एल्कीन, और यहां पर छोटी एल्काइन से और एक बड़ी एल्काइन बना ली है विद द हेल्प ऑफ हेलो एल्केन। सही है, सीक्वेंस चल रहा है हमारा। अब आ जाइए नेक्स्ट, फोर्थ पर। एग्जाम्पल ऑफ NSR में फोर्थ एग्जाम्पल आता है बेटा सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। ये सभी के सभी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, याद रखिएगा। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल,
मतलब हम लोग हेलो एल्केन से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एल्कोहल बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये रहा मेरे पास हेलो एल्केन, ठीक है, और हेलो एल्केन से हमें बनाना है एल्कोहल। तो ऑब्वियस बात है यहां पर OH माइनस क्या होना चाहिए, एज ए न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। अब लेकिन OH न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट कहां कहां पर होगा, देखिएगा, ये प्रेजेंट हो सकता है एक्वस KOH, एक्वस NaOH, या प्रेजेंट हो सकता है मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट Ag2O वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आप हेलो एल्कीन की रिएक्शन इन तीनों में से किसी भी एक रिएजेंट से करा दो तो वहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है, OH माइनस, OH माइनस। दिस OH माइनस विल अटैक ऑन X नेगेटिव, तो आपको मिलेगा एल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट में ये जो X है वो या तो K के साथ जुड़ जाएगा, देखिए एक्वस KOH में ये जो X है या तो Na के साथ जुड़ जाएगा, या जो X है ये सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एल्कोहल क्या मिल जाएगा, एल्कोहल विल बी फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सभी क्वेश्चन हैं एक्चुअली में, अभी हम लोग रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सारे, इन रिएक्शंस को यूज करेंगे अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैं एक बार ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज करा दूं आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये फोर्थ एग्जाम्पल आ गया एनएसआर का। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ है सिंथेसिस ऑफ ईथर, सिंथेसिस ऑफ ईथर। एल्कोहल के बाद ईथर, सीक्वेंस देखते जाइए आप। देखो मेरे पास है RX, मेरे पास है हेलो एल्केन। अब याद रखिएगा मुझे अगर ईथर बनाना है तो मेरे को ROR है, यहां पर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, O-2 होना चाहिए, और O-2 प्रेजेंट होता है, O-2 प्रेजेंट होता है Ag2O के पास, Ag2O के पास। और ये Ag2O भैया यहां पर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ड्राई। अगर मॉइस्ट Ag2O है तो बनाएगा एल्कोहल, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, पिछले वाले, अगर मॉइस्ट Ag2O है तो क्या बन रहा है, हेलो एल्केन से एल्कोहल मिल रहा है। और अगर ड्राई Ag2O है तो आपको क्या मिलेगा, आपको ईथर मिलेगा। याद रखिएगा कुछ ऐसे होगी ये रिएक्शन। देखो यहां से दोनों हेलोजन इस सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लेंगे और ये ROR मिल जाएगा, और ये हो जाएगा +2Ag, दिस इज ईथर, ये ईथर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई मेरे एग्जाम्पल ऑफ एनएसआर का फिफ्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिक्स्थ एग्जाम्पल। देखिए अब यहां पर मैं लिखता हूं रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, बस हम लोग अपने नोट्स में इनको इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो परेशान नहीं करने वाला, आपको ऐसा लगेगा कि नोट्स में से ये थ्योरी उठ के आ गई है। रिएक्शन विद अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं इसको। देखिए मेरे पास है हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन पार्शियल नेगेटिव है, हेलोजन एटम ये पार्शियल पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन की जा रही है अमोनिया के साथ में। ठीक है, अच्छा मैं अमोनिया को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं क्या, H पॉजिटिव और ये NH2 नेगेटिव, ऐसे लिख देता हूं। तो NH2 नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस हेलोजन एटम। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है यहाँ पर, देखिए RnH2, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, HX। ये मिल गया आपको 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको 1 डिग्री अमाइन कह रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है आपके यहाँ वो समझिए, यहां बेटा अमोनिया एक्सिस में लिया गया है, अमोनिया एक्सिस में है, और ये जो हेलो एल्केन है ये होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर हेलो एल्केन 3 डिग्री हो गया और आपने उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई तो फिर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपने 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया है और उसकी रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा रहे हो तो एनएसआर नहीं होगी, अब यहां पर होगी एलिमिनेशन रिएक्शन।
और एलिमिनेशन रिएक्शन होकर ये बनेगी एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन होकर क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी, याद रखिएगा। और कंडीशन क्या है? अमोनिया एक्सेस में है। अब इसका देखो, ये तो केस 1 हो गया, दिस इज केस 1, अमोनिया इज इन एक्सेस। अब मैं बताता हूं आपको केस 2। केस 2 क्या है? देखिए, व्हेन हेलोएल्केन इज इन एक्सेस, RX इज इन एक्सेस। हेलोएल्केन इज इन, जब हेलोएल्केन एक्सेस में है तो क्या होगा? देखिए बहुत ध्यान से, दिस इज RX। मैं अब अमोनिया को है ना कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए अमोनिया को मैं ऐसे लिखूंगा HNH2। क्या होगा? देखिए यहां से X, यहां से H निकल जाएगा, फाइनली क्या मिलने वाला है आपको? RNH2। लेकिन हमें पता है हेलोएल्केन आपने किस में लिया है? हेलोएल्केन आपने एक्सेस में लिया है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है 1 डिग्री अमाइन, इस 1 डिग्री अमाइन के साथ में ये हेलोएल्केन दोबारा से रिएक्शन करेगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और ऊपर कर देता हूं, यहां कर देता। अब देखिएगा, ये जो आपके पास 1 डिग्री अमाइन मिला है, हेलोएल्केन दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए थोड़ा सा बदल देता हूं सीक्वेंस। मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज RX, और ये हेलोएल्केन रिएक्शन करेगा दोबारा किसके साथ? 1 डिग्री अमाइन के साथ। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, RNH2S। तो देखिए यहां दोबारा से X और H निकल जाएगा, आपको क्या मिलने वाला है? देखना, RNHR। क्या मिल गया आपको? 2 डिग्री अमाइन मिल गया यहां पर, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अभी भी नहीं रुकेगा ये, क्योंकि हेलोएल्केन तो भाई अभी भी एक्सिस में प्रेजेंट है। तो ये हेलोएल्केन दोबारा रिएक्शन करेगा इस 2 डिग्री अमाइन के साथ। देखिए इस 2 डिग्री अमाइन के साथ ये फिर रिएक्शन करेगा, यहां से फिर HX निकलेगा, देखिए, और आपको क्या मिलने वाला है? RNRR। दिस इज 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन मिल गया। और ये अभी भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि हेलोएल्केन तो अभी भी एक्सेस अमाउंट में है। ये 3 डिग्री अमाइन के ऊपर फिर से रिएक्ट कर जाएगा। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, हेलोएल्केन प्लस, और ये रहा मेरे पास 3 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री अमाइन, सॉरी दिस इज 3 डिग्री अमाइन। अब क्या होगा? देखिए इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं इसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है। देखिए ये रहा लोन पेयर। तो अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? देखना, नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप तो पहले से जुड़े हुए हैं, एक एल्काइल ग्रुप और आ गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या रह गया? X माइनस। तो बेटा इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यूज्ड इन डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, यूज्ड इन डिटर्जेंट। तो देखिए हमने यहां से शुरू करी। जब भी आप हेलोएल्कीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करोगे तो 2 केस मिलेंगे आपको। पहला, अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा, और हेलोएल्कीन एक्सेस में लेते हैं तो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। चलिए अब मैं आता हूं 7th एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल ऑफ NSR का 7th पॉइंट यहां लिखूंगा मैं, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। पोटेशियम साइनाइड होता है बेटा KCN, K पर प्लस और CN पर नेगेटिव। इस तरह से देखिए, मैं लेता हूं हेलोएल्केन RX, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, एल्काइल पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये लिखा मैंने KCN, K पर प्लस और CN पर। देखिए जरा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल। तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है? देखिए जरा, मुझे मिलने वाला है RCN प्लस साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? KX। अब मुझे इसके नाम पर बोर्ड में क्वेश्चन आया है, इसका IUPAC नेम के ऊपर आया है। अभी के लिए मैं बता दूं, इसका एक नाम तो देखो ये होता है कॉमन नेम, एल्काइल साइनाइड।
और अगर IUPAC नेम लिखूं तो ये बनता है एल्केन नाइट्राइल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आपने बेटा ये नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, कॉपी में नोट्स बना लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर का नहीं आएगा। ये क्या कहते हैं इसको, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा यहाँ CH3Cl, ये क्वेश्चन बोर्ड का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। CH3Cl, इसकी रिएक्शन कर दें हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कुछ इस तरह से, तो दिस CN विल अटैक ऑन दिस Cl, तो मेरे को फाइनली क्या मिलने वाला है देखना, मुझे मिलने वाला है CH3CN, ये मिलने वाला। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं तो बेटा इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ये दिस इज कॉमन नेम। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूं, इसका IUPAC नेम देखो, IUPAC नेमिंग के तो कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि सिलेक्शन करिए पेरेंट कार्बन चेन का, तो पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 2। एथ कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन, और CN का सफिक्स क्या आएगा, नाइट्राइल, तो दिस इज इथेन नाइट्राइल। याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, इथेन नाइट्राइल में पहले तो इथेन बना लेते हैं और फिर नाइट्राइल ग्रुप लगा देते हैं। बेटा ये दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, याद रखिएगा इथेन नाइट्राइल CH3CN, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड 7th हेडिंग हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8th पर, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। और सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, AgCN, AgCN होता है सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला, AgCN। अब देखिएगा जरा, ये लिखा मैंने RX और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं AgCN के साथ, और ये रहा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब एक चीज नोटिस करिए जरा, KCN में CN अटैक कर रहा था और RCN मिल रहा था, लेकिन AgCN में ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये क्या हो गया भाई, भैया केमिस्ट्री है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। KCN के साथ कर रहे थे तो एल्काइल साइनाइड मिल रहा था, और सिल्वर साइनाइड के साथ कर रहे हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड मिल रहा है। यही तो होती है ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब समझिए इसका रीजन, समझिए मैं यहां आपको इसका रीजन समझाता हूं, और NCERT में भी दे रखा है। देखिए जरा, मैं पहले आपको RX और KCN वाला केस बताता हूं। KCN समझिएगा जरा, पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है दादा, ग्रुप 1 का। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है भाई, कार्बन है ग्रुप 14 का। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब आसानी से K+ और CN- हो रहा है, और ये CN- इस X के ऊपर अटैक कर पा रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, आपको RCN मिल रहा है, एल्काइल साइनाइड मिल रहा है। वहीं अगर मैं इस हेलोएल्केन की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कर रहा हूं तो क्या हो रहा है वो देखिए आप, देखिए सिल्वर किस ग्रुप का एलिमेंट है भाई, कार्बन तो पता ही है ग्रुप 14 का है, सिल्वर किस ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज ग्रुप 11। ठीक है, तो अब यहां पर डेल्टा EN क्या होगा, डेल्टा EN होगा कम, डेल्टा EN कम होगा। कम होगा तो सिल्वर और कार्बन के बीच में चार्ज डिफरेंस नहीं आ पा रहा है, मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। हमें ये पता है नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं लोन पेयर, तो यहां पर जो R पार्शियल पॉजिटिव है इट विल अटैक ऑन दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, और फाइनली क्या मिलने वाला है, ये जो R है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही R और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा सिल्वर अपना बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आपको मिलता है एल्काइल आइसोसाइन, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि ये एल्काइल साइनाइड बनाता है और ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, NCERT में है, क्वेश्चन भी है आपके यहां पर ये। अब आता हूं मैं नेक्स्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ
NSR। 8 एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब आइए 9 पर। 9th एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, याद रखिएगा नाइट्रेट नहीं है, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। और सिल्वर नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है भाई AgNO2, AgNO2। और AgNO3 वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। अब देखो यहाँ मेरे पास है RX, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं AgNO2 के साथ में, तो देखो AgNO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, इस तरह से होती है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनता है RnO2, या मैं इसको बोल सकता हूं RnO2, और इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन। दिस इज नाइट्रो एल्केन, ठीक है। और 10th एग्जाम्पल आता है इसमें, दिस इज रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, और इसका फॉर्मूला होता है KNO2, ठीक है। और जब हम लोग इसकी रिएक्शन हेलोएल्केन के साथ में कराते हैं, जैसे RX प्लस, अब KNO2 की जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए भाई, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आती है, KNO2 की स्ट्रक्चर ये होती है KONO। तो यहाँ K पर क्या आएगा प्लस, पर क्या आएगा माइनस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है देखना, RONO, दिस इज एल्काइल नाइट्राइट। डिफरेंस देखिए आप, यहाँ पे मिलता है नाइट्रो एल्केन और यहाँ मिल रहा है एल्काइल नाइट्राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़े थोड़े से डिफरेंस होने पर नाम ही बदल जाएगा। तो ये थे मेरे पास, देयर आर 10 एग्जाम्पल्स ऑफ NSR। अब हम लोग B कैटेगरी पर आते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन पे फिर उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। देखिए अब मेरे पास B कैटेगरी की केमिकल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो पहले मैं आपको इसका एक जनरल आइडिया देता हूं, देखिएगा ये मेरे पास है एक हेलोएल्कीन। अगर मैं हेलोएल्कीन की रिएक्शन किसी बेस के साथ करा रहा हूं, बेस, तो यहां पर होती है बेटा एलिमिनेशन। और अगर मैं हेलोएल्कीन की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराता हूं, तो मेरे को मिलती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एलिमिनेशन मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बेस कौन सा है। तो मैं अभी आपको यहां पे बता दूं, जब भी आपको कोई रिएक्शन या तो एल्कोहलिक KOH में होती हुई दिखाई दे, या आपको एल्कोहलिक NaOH में होती हुई दिखाई दे, या आपको वो रिएक्शन NaNH2 की प्रेजेंस में होती हुई दिखाई दे, अभी के लिए जान लीजिए ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन तो एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन किस कंडीशन में हो सकती है, बस वो बताना चाह रहा हूं। देखिए अगर कोई रिएक्शन या तो एल्कोहलिक KOH में हो रही है, अब एल्कोहलिक KOH को और कैसे वो मॉडिफाई करके दे सकता है, देखना। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है बेटा इथेनॉल में KOH मिला दिया गया, इसका मतलब ये मिल जाएगा आपको C2H5O -K। अच्छा C2H5 को भी कभी कभी ET लिख के दिखा देगा वो, तो ऐसे बोलेगा ET OK, ऐसे करके भी दे सकता है। ऐसे ही यहां देखो C2H5OH प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे क्या होगा देखिए, ये मिल जाएगा आपको C2H5ONA। C2H5 को क्या लिख सकते हैं ET, और ये बन गया ONA। आपको या तो एल्कोहलिक KOH देगा, या आपको बोलेगा कि दिस इज पोटेशियम इथॉक्साइड, या एल्कोहलिक NaOH देगा तो उसको बोलेगा सोडियम इथॉक्साइड, और या वो देगा कि NaNH2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अगर किसी हेलोएल्कीन की रिएक्शन इन तीन में से किसी भी एक रिएजेंट से हो रही हो, तो समझ लेना वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो। अब एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की डिटेल में आपको बस एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2
CH2 और ये Cl। ठीक है, ये मेरे पास एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, और मैंने इसकी रिएक्शन कर दी यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ओबियस बात है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टेप वन जो होता है, स्टेप वन होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम, रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। अब देखिए हेलोजन एटम पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव, और जब इस हेलोजन एटम का रिमूवल हो जाएगा तो जो बचा हुआ कार्बन एटम है उस पर कैसा चार्ज आने वाला है भाई, उस पर चार्ज आने वाला है पॉजिटिव। अब एक चीज और देखिए, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम क्या है, एल्फा। तो स्टेप वन में एक्चुअली हम एल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाते हैं। स्टेप वन में ये अल्फा कार्बन था आपके पास, दिस इज अल्फा कार्बन। अब क्या होता है स्टेप टू, स्टेप टू में हम लोग बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। क्योंकि देखो ये क्या है, ये बेस है, और बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को लेने की, बेस की टेंडेंसी प्रोटॉन को लेने की। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया और यहाँ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो आपको फाइनली देखो ये बीटा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, और यहां से एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा। देखिए तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव। तो आपके पास जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा वो देखो ये वाला मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, ये एल्कीन मिलेगी आपको। तो जब भी हेलो एल्कीन की रिएक्शन आप एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH या NaNH2 के साथ कराएंगे तो हमेशा एलिमिनेशन होगा। अब एनसीईआरटी में इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है, वो उस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा और ये हेडिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग सीधे सी वाली कैटेगरी पर आएंगे। आपके यहाँ एलिमिनेशन में इतना ही है, पूरा डिटेल में नहीं है आपके यहाँ। चलिए देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.10 है, और यहां पर आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि ये कंपाउंड की रिएक्शन आप कर रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, सोडियम इथॉक्साइड। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये एल्कोहलिक NaOH की बात कर रहा है। और यहां से बोला गया है कि आइडेंटिफाई मेजर एल्कीन, जो मेजर एल्कीन बनेगी उसको आइडेंटिफाई करिए, मेजर एल्कीन। देखते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखें जरा, साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, मैं ऐसे लिख देता हूं साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो और 1 मिथाइल। ये देखिए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक NaOH के साथ, एल्कोहलिक NaOH के साथ। ठीक है, तो हमको ये पता है स्टेप वन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये वाला कार्बन एटम अल्फा है, यहाँ इस कार्बन एटम इज अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला ये वाला जो कार्बन होगा दैट इज बीटा, दैट इज बीटा, एंड दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो बीटा। तो आपके पास तीन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इस तरह से मेरे पास 3 बीटा कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि मैं हेलोजन हटा दूं यहाँ से। तो जैसे ही मैंने हेलोजन हटाया, देखिएगा इस कार्बन एटम से CH3 तो जुड़ ही रहा है, इस कार्बन एटम पे चार्ज कैसा आ गया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। देखिए दिस इज बीटा 1, बीटा 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर बीटा 2 कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये बीटा 3 पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज बीटा 1, बीटा 2 एंड दिस इज बीटा, ये बीटा 2 है और ये बीटा 3 है। दिस इज बीटा 3। 3 तरह के बीटा हाइड्रोजन है मेरे पास। इसका मतलब मेरे पास ये 3 टाइप की एल्कीन बन सकती है। पहला स्टेप हमने फॉलो कर दिया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं सबसे पहले बीटा 1 हाइड्रोजन यहां से हटाता हूं, बीटा 1 हाइड्रोजन। देखिए अब जब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, तो डबल बॉन्ड यहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, मैं कुछ ऐसे बना देता हूं इसको, ये CH3, और यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए ये बन गया डबल बॉन्ड।
तो ये एल्कीन मिल गई मेरे को। अगर मैं बीटा 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, देखिए बीटा 2 हाइड्रोजन मतलब यहां से हटाता हूं, तो मेरे को जो एल्कीन मिलने वाली है वो कुछ इस तरह से ये वाली मिलेगी। दिस इज बीटा 2 हाइड्रोजन हटा के एल्कीन मिल रही है। और बीटा 3 हाइड्रोजन देखिए आप, अगर मैं बीटा 3 से मतलब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाता हूं, तो मेरे पास मिलेगी ये वाली एल्कीन, ये वाली एल्कीन। ठीक है, इस एल्कीन का नाम होता है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, सॉरी मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब इन तीनों में से हमको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द मेजर एल्कीन। तो देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग से। अब जरा देखिएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये बगल वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब देखिएगा ये वाला कार्बन एटम इस डबल बॉन्ड के लिए अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं मेरे पास, देखिए 2 + 2 + 3 7, 7। देखिए इस वाले अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस पर 2 हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं और यहाँ पे 3 आ रहे हैं। सेम चीज यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन एटम अल्फा, ये वाला कार्बन एटम अल्फा और ये वाला कार्बन एटम अल्फा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके पास, 7। अब यहाँ देखिए, देखिए ये वाला कार्बन एटम अल्फा, ये वाला कार्बन एटम, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके पास, 4। इसका मतलब ये दोनों जो एल्कीन हैं दीज आर मेजर एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाली एल्कीन मेजर एल्कीन है और थर्ड वाली माइनर एल्कीन है। अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं इसको अलग स्लाइड में कर देता हूँ। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या था, ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए अब सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 2 3 4, सबसे पहले रूट वर्ड से आप कार्बन चेन बना लीजिए और 2 क्लोरो और 2 मिथाइल ये लीजिए, बाकी की जगह हाइड्रोजन। इस तरह से मैंने इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना ली। और अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है भाई, एल्कोहलिक NaOH के साथ। अभी देखा हमने एल्कोहलिक NaOH। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा कि आप इस अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम को निकाल दीजिए। तो आपको फाइनली मिल जाता है, देखो CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये है CH2 और ये CH3। अब देखिए ये अल्फा कार्बन है, देखिए ध्यान से, ये बीटा 1, ये बीटा 2 और ये बीटा 3। अब देखो बीटा 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम है, बीटा 2 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम है और बीटा 3 कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन एटम। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको मेजर एल्कीन बनाना सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मेजर एल्कीन हम लोग कैसे बनाते हैं, बीटा 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, बीटा 2 पर 3 और जिस बीटा कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं उसी से निकाल दीजिए। इसका मतलब बीटा 3 कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो, तो आपके पास ये एल्कीन आएगी। देखिए डबल बॉन्ड CH और ये CH। एक ही स्टेप में आपको मेजर एल्कीन मिल जाए, एक ही स्टेप में मेजर एल्कीन आपको मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, जो एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे थे यहाँ पर, कि जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आते हैं वो सबसे स्टेबल एल्कीन होती है, उसे कहते हैं सेट-जेफ रूल। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, देखिए इसको हटा दूँ यहाँ से, सेट-जेफ रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेट-जेफ रूल क्या होता है, देखिए द एल्कीन which is having the alkene which is having more number of alpha hydrogen will be more stable। ये होता है सेट-जेफ रूल।
ये सेट-जेफ रूल होता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल है आपकी अच्छा, आप एलिमिनेशन रिएक्शन पे इन 3 एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए, बोर्ड में यहीं से ही क्वेश्चन आने वाला है। अब सबसे पहले पेंटेन बनाइए आप, 1 2 3 4 5, 2,2 3 ये लीजिए, यहाँ CS3 और बाकी के सब जगह बैलेंस ही सेटिस्फाई करके हाइड्रोजन एटम लगा दीजिए तरह से। अब क्या करना है आपको, एल्कोहलिक NaOH ये लो। सबसे पहला काम क्या होगा, 3 ब्रोमो, अच्छा यहाँ पर ये ब्रोमो लगा हुआ है, दिस इज ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन को निकालिए, पहला स्टेप होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम। तो आपके पास क्या आने वाला है, देखिए CS3, ये C, दिस इज CS3, दिस इज CH, और यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, और ये आ रहा है आपके पास CH2, और ये यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, आप कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी जरूर ढूंढिए कि क्या हम इसको स्टेबल कर सकते हैं, जैसे क्या हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 3 डिग्री बना सकते हैं। यस, अब देखना, अगर मैं, ये अल्फा कार्बन है मेरे पास, इस कार्बन के बगल में ये बीटा, बीटा कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहां शिफ्ट कर दूं, यहां, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, देखिएगा। मैं अगर इस मिथाइल ग्रुप को वहां शिफ्ट कर दूं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां, और ये बन जाएगा CS3, और ये CH2, और ये, अब ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है देखो, 1, ये 2, और ये 3, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं कार्बोकैटायन अगर 2 डिग्री का है तो कोशिश करिए 3 डिग्री का बन जाए। तो आपने क्या करा है इसको, आपने इसको किया है रीअरेंज, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट बाय मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट बाय मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट बाय मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, ये तो पहला स्टेप हो गया हेलोजन एटम को निकालना। अब आएगा मेरे पास बीटा हाइड्रोजन को, देखो ये अल्फा, देखो दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2, एंड दिस इज बीटा 3। इस बीटा 3 कार्बन से ही हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, देखो CS3, ये CH3, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा C, और ये ऊपर जुड़ा हुआ है CS3, और ये है CH2 और CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बी कैटेगरी एलिमिनेशन रिएक्शन। ए कैटेगरी में हमने पढ़े एग्जाम्पल ऑफ NSR, और बी हेडिंग में हमने पढ़े हैं एलिमिनेशन के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, काम आपको करना है, नोट्स आपको बनाने हैं, और पढ़ाई भी आपको करनी है। चलिए अब आएंगे हम लोग सी कैटेगरी पे, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। सी कैटेगरी लिखता हूं मैं यहाँ, रिएक्शन विद मेटल। 2 एग्जाम्पल हैं इसमें, रिएक्शन विद मेटल। अब देखिए, जब भी मैं हेलो एल्कीन की रिएक्शन मेटल के साथ कराऊंगा, 2 एग्जाम्पल हैं। एक मेटल तो आता है मेरे पास जिंक, और जिंक के साथ में आपको हीट करना है। देखिए इसका एग्जाम्पल बताता हूं, आपके पास है हेलो एल्कीन, आपको हेलो एल्कीन के 2 मोल लेने हैं, और ये रहा जिंक, और यहाँ पे हीट कर देना है। तो ओवरऑल होता क्या है यहाँ, कि यहाँ पर R और R मिलकर एल्केन बना देते हैं, और ये ZnX2 साइड में निकल जाए। तो दिस इज हेलो एल्केन की रिएक्शन जिंक के साथ में कराई। अगर आपको नाम याद हो, ये 11th की रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फ्रैंकलाइन और रिएक्शन, ठीक है। दूसरी आती है आपके पास, कि आपके पास है सोडियम, और यहां लिया है आपने ड्राई ईथर। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं, ये भी पढ़ी हुई है आपने 11th में।
सोडियम ड्राई ईथर, नाम सुनते ही एक ही रिएक्शन आती है हमारे दिमाग में, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है देखिए, यहां लिया मैंने RX, यहाँ पे 2 सोडियम लेते हैं और यहाँ पर कुछ छोटा कर देता हूँ, छोटा करके भाई तू हो जा साइड में। अब देखिए, और यहाँ लेते हैं बेटा ड्राई ईथर, 11th में पढ़ी है आपने डिटेल में ये रिएक्शन। और यहाँ भी क्या मिल जाता है, RR प्लस 2NaX। अब एक चीज समझिए आप, यहाँ ड्राई ईथर ही क्यों लिया जा रहा है और सेम हेलो एल्केन ही क्यों लिए जा रहे हैं, 11th में पढ़े थे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे जरा सा भी पानी ले लिया, इफ यू टेक वेट ईथर, अगर आपने गीला ईथर लिया मतलब इसमें जरा सा भी पानी हुआ, तो ये जो सोडियम है ये इस पानी को देखते ही की ओर भागने लग जाएगा और क्या बना देगा, NaOH। NaOH में क्या प्रेजेंट है, OH माइनस। इस OH माइनस देखिए RX के साथ में ये OH माइनस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डेफिनेटली एल्कोहल बनाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। हमें क्या बनाना है, हमको एल्केन बनाना है। और देखिए, ये हेलो एल्केन सेम होने चाहिए। अगर हेलो एल्केन डिफरेंट हो गए, तो होगा क्या, देखिए, एक बार R R मिल जाएगा, एक बार R R डैश मिल जाएगा और एक बार R डैश मिल जाएगा। आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और जिनको प्यूरिफाई करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो 2 कारण हैं कि वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन आपको सेम ही लेने हैं और सोडियम के साथ में आपको ड्राई ईथर ही लेना है। अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कंडीशन कर दी तो वुड्स रिएक्शन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये था बेटा आपके लिए सी रिएक्शन विद मेटल। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट, डी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा देखिए, हमने अभी हेलो एल्कीन के बारे में डिस्कशन किया है, हेलो अरीन को अलग टॉपिक 2 बना के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घिचपिच नहीं चाहिए, सभी को प्रॉपर स्पेस दीजिए, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेल, अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को मैं शॉर्ट में ना OMC लिख देता हूँ। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल का बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन से बना होता है, द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम। अब जैसे इसके मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है RMgX। इसे बेटा हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। या अगर मैं केमिकली बोलूं तो दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। और एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और बताता हूं जो हमारे यहाँ यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक यूज होगा बेटा डाई एल्काइल कैडमियम, ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में यूज करेंगे, डाई एल्काइल कैडमियम, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और अगर मैं बात करूं, देखो टेट्रा इथाइल लेड, देखिए PB से डायरेक्टली 4 इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, इसको कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, TEL। तो ये हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इन 3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस को पढ़ना है और इस पर 1-2 क्वेश्चन भी हैं NCERT में। चलिए पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधे सीधे डी में, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, NCERT की एक्सरसाइज हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हेलो एल्केन भी पूरा हो जाए और इधर हेलोअरीन पूरा हो जाए, तो फिर एक दिन हम लोग पूरी NCERT को एक क्लास में, चाहे वो 2 घंटे की क्लास क्यों ना हो, हम उसमें कवर करेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो वो थ्योरी आप समझ ही नहीं पाओगे।
तो बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझिए ज़रा। मेरे पास है बेटा RX, इसकी रिएक्शन कराई जाती है मैग्नीशियम और यहाँ लिया जाता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ही लिया जाएगा, कारण क्या है उसका बता देता हूँ। क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, ये भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं यूज़ करना है, मुझे तो मैग्नीशियम यूज़ करना है, तो इसीलिए ड्राई ईथर लेना जरूरी है। और देखो, जैसे ही मैग्नीशियम हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में इंट्रोड्यूस होता है, देखिए आप जानते हैं मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर तो +2 आएगा और R के ऊपर क्या आएगा, -1। -1 है, इसका मतलब भाई नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इट इज हाईली प्रोटोफिलिक इन नेचर। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, सुन लीजिए। हाईली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है भाई, हाईली प्रोटोफिलिक। जहां भी H+ दिख गया तुरंत उसके पीछे भाग जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R- है, इट इज हाईली प्रोटोफिलिक। जहां भी H+ दिखेगा उसके पीछे भागना शुरू कर देगा, और जैसे ही इसको H+ मिला तो तुरंत ये RH बना देता है। क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग एल्केन बनाने के लिए, देखेंगे अभी आगे एग्जांपल्स में। तो बेटा ये मेरे पास हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की रिएक्शन आपने करा दी मैग्नीशियम के साथ, ये बन गया RMgA, ठीक है। और ये जो ड्राई ईथर आपने यूज किया है उसके दो कारण थे, मैं लिख देता हूं। ड्राई ईथर यूज करने के दो कारण, एक तो आपको मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट मैग्नीशियम फ्रॉम एयर, मतलब ऑक्सीजन, और टू प्रोटेक्ट R-, अदरवाइज it will take H+ and form alkane, and form alkane, और ये क्या बना देगा, ये एल्केन बना देगा। बात आ रही है समझ में। तो बेटा ये 4 ABCD में 4 कैटेगरी बनती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन की। हमने मोनोहेलाइड पढ़ा है, अभी कुछ ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे हेलोअरीन। तो अभी मैं आपको यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है NCERT इन टेक्स्ट का, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ये मेरे पास है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हम लोग यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। देखिए ए मिल जाएगा आपको, यहाँ पर Mg लगा दीजिए, और ये Br, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा ये वाला जो ग्रुप है, दिस वन, इसके ऊपर आएगा माइनस और इस पूरे के ऊपर आ रहा है +2, तो डेफिनेटली H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ H+ और OH-। तो यहाँ मेरे को जो फाइनल मिलने वाला है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा H, ये मेरे को साइक्लोहेक्सेन मिलने वाला है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आ जाइए RBr की रिएक्शन Mg के साथ, तो मैं यहाँ पे C की स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, दिस इज RMgBr, और हमें ये पता है R के ऊपर क्या आएगा माइनस, और D2O को मैं क्या लिख सकता हूँ D+OD-। तो आपके पास एक्चुअली में ये जो मिला है ना, ये मिला है एक्चुअली में D तो ये रहा, तो बाकी ये जो वाली जो स्ट्रक्चर है दिस, ये R है। इसका मतलब R बराबर क्या मिल गया आपको, R बराबर मिल गया आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप। R की स्ट्रक्चर आ गई आपके पास, ये दिस इज आइसोप्रोपाइल। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, और ऊपर पहुंचा दे, यहाँ पहुंचा, अब सही रहेगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, RBr की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो RMgBr मिल गया आपको। RMgBr D2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, RD मिलेगा, तो R आ गया मेरे पास ये बात, आइसोप्रोपाइल। अगले में देखो, यहां पर ये जो R-X है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपको मिलना चाहिए R- और R-, क्योंकि सेम हेलो एल्कीन है, यहाँ पर दो बार लेंगे हम। तो एक्चुअली में R- क्या मिल गया आपको, देखना R- है आपके पास CH3 CCS3 और CH3, और दूसरा R- क्या है CH3
CH3, यहाँ पर X लगा दीजिए और यहाँ पर X लगा दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, तो आपके पास R' की स्ट्रक्चर आ गई, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब आ जाइए डी पर, तो देखो क्या मिलने वाला है आपको, CH3 C, CH3 CH3, यहाँ पर Mg और यहाँ पे कर दीजिए X। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, H2O के साथ, तो H प्लस OH माइनस, तो आपको फाइनली मिल जाएगा जैसे CH3 CH3 और यहाँ पर क्या लगा देंगे H, तो ये मिल गया आपको 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हमने चारों कैटेगरी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग हेलोअरीन वगैरह भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट देने में।